नमस्कार दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि एक परियोजना पूर्ण रूप से उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है और एक सामाजिक वातावरण में आगे भी बढ़ती है, तो ये इनके द्वारा उदित है या इनके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, आप ये बताइए। देखिए, जब परियोजना की बात आती है तो यहाँ पे जॉन डीवी का नाम आता है। जी नहीं। देखिए, जॉन डीवी जी जो हैं ये प्रगतिशील विद्यालय के लिए जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इनके विषय में। प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, ये उनके जन्मदाता है जॉन डीवी, और इसके लिए बहुत इनको श्रेय मिला है। और आज का जो एजुकेशन भी है ना, वो भी एक्चुअल डिपेंड है प्रगतिशील शिक्षा में। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर ही आज का एजुकेशन जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। ये तो बात हुई। क्या ये माइकल है? जी नहीं, माइकल भी नहीं है। तो है कौन? देखिए, परियोजना विधि किसने दी, आप ये बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा, विलियम किलपैट्रिक्स है ना, विलियम किलपैट्रिक्स राइट आंसर है ये। और पैडागॉजी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एमपीटीईटी का एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आज का जो सेशन आप लोग लेंगे, यहाँ पे एक्चुअल आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टोटली जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एक सॉल्व पेपर आप लोग इसे कह सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। आशा करते हैं आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप जल्दी से इसमें करेंगे कोशिश। ये कह रहा है कि पाठ्यक्रम जो डिजाइनिंग होता है, जो एक्चुअली आप कैरिकुलम डिजाइन करते हैं, उसमें एक नए दार्शनिक दृष्टिकोण को संरचनावाद खालिस्तान पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए, संरचनावाद के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं भैया। देखिए, संरचनावाद जो होता है किसी दंड की बात नहीं करता कि भैया मारपीट करो किसी को या कोई पुरस्कार दो। बाह्य अभिप्रेरण क्या होता है? लालच दे रहे हैं हम लोग, कोई स्कूटी दे देंगे आप लोगों को, कोई प्राइज देंगे, है ना, तो ये लालच हो जाता है। तो इसमें ये नहीं फोकस होता संरचनावाद। देखिए, संरचनावाद एक्चुअली फोकस होता है लर्निंग बाय डूइंग में, कि एक्चुअल बच्चा कर रहा है, खुद से वो सीख रहा है ना। तो यहाँ पे इन चीजों में होता है ये एक प्रकार से ये रेनफोर्समेंट में भी ये डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से इनर मोटिवेशन में काम करता है ना। आंतरिक अभिप्रेरण होना चाहिए, बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए, बच्चा अंदर से सीखने के लिए प्रेरित होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी मजबूरी में सीख रहा है, किसी लालच में सीख रहा है, ये काम नहीं है संरचनावाद का, है ना। मान लेते कोई ये एक्चुअली एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाते हैं, अनुभव के द्वारा सिखाते हैं, इंटरेस्ट पैदा करके सिखाते हैं, ये कह सकते हैं। तो यहाँ आंतरिक अभिप्रेरण होगा, यहाँ पे आपका इनर मोटिवेशन होगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्या कह रहा है, कौन सा अधिगम है, कौन सा अधिगम है जो अंतः विषय और सक्रिय छात्र निर्देशित अधिगम को पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें छात्रों को सीखने के लिए प्रमाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ये एक सक्रिय, एक तो देखिए बच्चों को एक्टिव रख रहा है, मतलब यहाँ बच्चा स्वयं कर रहा होगा किसी कार्य को जब वो एक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे छात्रों को सीखने के लिए प्रमाणिक भी है, वास्तविक दुनिया के संदर्भ से भी जोड़ेगा ये, है ना, जो रियल लाइफ से ऑब्जेक्ट्स भी आपको लेगा। तो ऐसा कहाँ होगा? देखिए, पाठ्यक्रम में तो ये चीजें संभव नहीं है। हालांकि एक्सपेरिमेंट में संभव है, बट ऐसा लैब में संभव नहीं है, ये याद रखिएगा। रटने में तो बिल्कुल नहीं है, आपको रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा इसका, प्रोजेक्ट बेस्ड, है ना। कोई परियोजना दे दी गई है, मान लेते हैं कोई बीमारी चल रही है या कोई जल प्रदूषण चल रहा है, तो उसके बारे में एक्चुअल आपको एक परियोजना दी गई, प्रोजेक्ट दिया गया है, देन उस प्रोजेक्ट में आप लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रियल लाइफ से भी कनेक्ट होते हैं। आप प्रमाणिक तो हो गई, क्योंकि आप रियल लाइफ में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली प्रमाणिक होगा। और आप भी काम कर रहे हो, आपका ग्रुप काम कर रहा है, तो एक्टिव तो आप रहेंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3। आप बताइए क्या आप इसमें सोचते हो इसके विषय में। अगला क्वेश्चन आता है चौथे नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत, है ना, शाख के लिए एक उदाहरण है? ठीक है, देखिए, संस्थागत शाखा के लिए उदाहरण है। अगर हम बात करेंगे, क्या ये साहूकार थे? जी नहीं, ये साहूकार नहीं थे, है ना। क्या ये व्यापारी थे? नहीं थे। क्या ये जमींदार थे? जी नहीं थे। ये कौन थे? ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज थी, प्राथमिक कृषि शाख समितियां आप लोग कह सकते हैं। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है भैया, इसके लिए राइट आंसर 2 है। याद रखिएगा, मेरे हिसाब से याद भी रहेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या एक मूल्यांकन उपकरण की गुणवत्ता नहीं है? आप ये बताइए, क्या मूल्यांकन उपकरण की गुणवत्ता नहीं है? आपको ये बताना है क्या मूल्यांकन उपकरण की गुणवत्ता नहीं है। जवाब इसमें सही आएगा। देखिए, एक मूल्यांकन उपकरण में वैधता होनी चाहिए, निष्पक्षता भी होनी चाहिए, और व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। याद रखिएगा, व्यक्ति परक ये कह रहा है, सब्जेक्टिव होनी चाहिए। नहीं जी, व्यक्ति परकता नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। ये कह रहा है कि भैया मिलान करना है हमें। यहाँ पे पूना समझौता दिया गया है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में, और गांधी इराविन समझौता के विषय में है। हालांकि देखिए, पूना समझौते के विषय में थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं आपसे।
देखिए जो पूना समझौता है इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूना समझौता होता है 24 सितंबर। कब होता है भैया? पूना का जो समझौता हुआ था ये हुआ था 24 सितंबर, है ना, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था भैया? 1932 को हुआ था। क्या 1932 का ऑप्शन है आपके सामने? जी हाँ है, ये दिख रहा है सी वाला ऑप्शन। तो ये पहले का तो सी आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, पहले का सी यहाँ भी है भैया, पहले का सी यहाँ भी है। तो ये पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? क्वेश्चन में ही शायद मेरे हिसाब से नहीं बताया, तो नहीं है क्वेश्चन में। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच ये हस्ताक्षर हुआ था और ये समझौता था। ये एक दलित जो वर्ग था उसको एक पृथक निर्वाचन मंडल के बजाय एक संयुक्त निर्वाचक मंडल भी दिया गया था इस समझौते के तहत। और ये समझौता जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा। पुणे महाराष्ट्र में एक सेंट्रल जेल है, उसमें समझौता होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला तो समझ में आ गया होगा, इतनी ज़्यादा लंबी व्याख्या दूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक समूह की। तो इसके लिए जो राइट आंसर निकल कर आएगा भैया वो आपका पहला आ जाएगा, 1925 आएगा। क्या आएगा? 1925 आएगा दूसरे का, ठीक है। साइमन कमीशन के ऊपर आते हैं, ये साइमन कमीशन के ऊपर आते हैं। देखिए साइमन कमीशन के ऊपर आते हैं, तो जो साइमन कमीशन कब हुआ था आप बताइए, और क्यों भारत आया था, क्या आप लोग जानते हैं? देखिए अध्यक्ष की बात करेंगे तो इनका नाम था सर जॉन साइमन, है ना। इनका क्या नाम था? सर जॉन साइमन, है ना। एक्चुअली सर बोलने के का मन तो इनको नहीं होता, पर क्या करें, हमारी पद्धति ने इसको सर लगा के रखा है ना। बुकों में चेंज करना चाहिए। सर जॉन साइमन इनका नाम है। इन्होंने साइमन कमीशन लेकर आया था। कब लेकर आया था भारत में? ये लेकर आए थे भैया यहाँ पे 3 फरवरी 1928 को लेकर आए थे। कब आए थे? 3 फरवरी 1928 को लेकर आए थे। बट इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 8 नवंबर 1927 को यहाँ पे गठन हुआ था इसका, ये भी याद रखने वाली बात है। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है। तो डी ऑप्शन इसके लिए सही होगा, साइमन कमीशन के लिए तीसरा वाला। आपने देश भर में सुना होगा कि साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे, याद होगा आपको, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, आपने सुना भी होगा कहीं। और इसमें कई बार पूछ लिया गया है कि भारत में आगमन कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1928 बताइएगा आप लोग, ठीक है। बाकी अगर गठन की बात हो रही है तो 1927 है वो, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसने किया था? सर जॉन साइमन ने किया था, ये भी थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसमें देश भर में विरोध हुआ था इसका, जानते हो क्यों हुआ था? क्योंकि इसके सभी 7 सदस्य जो थे अंग्रेज थे, भारतीयों को इसमें जगह ही नहीं थी, ठीक है। और भारत के भविष्य का फैसला ले रहे हैं, और कौन ले रहे हैं? अंग्रेज लोग ले रहे हैं। और ऐसा साइमन कमीशन ला ली जिसमें भारतीय नहीं है। तो भाई ऐसे कमीशन का क्या तात्पर्य है? तो कहीं ना कहीं इसमें लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत विरोध प्रदर्शन भी हुआ। तत्पश्चात अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो धीरे धीरे साइमन कमीशन को वापस भगाया गया। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, गांधी इरविन समझौता जो दे रहा है, इसके विषय में भी थोड़ा देखते हैं। इसका क्या जवाब आ रहा है भैया? इसका जवाब मेरे हिसाब से अगर बी आना चाहिए, 1931। 1931 इसके लिए सही जवाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1931 होना चाहिए। तो इसके आधार पे हम बात करेंगे तो भैया मेरे हिसाब से दूसरा आंसर निकल रहा है। आप बताइएगा आपके हिसाब से क्या आंसर निकल रहा है? आपके हिसाब से क्या आंसर निकल रहा है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। गांधी इरविन समझौता एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो 5 मार्च को हुआ था। ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था भैया ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। और तत्कालीन एक वायसराय थे उस समय के, उनका नाम था लॉर्ड इरविन, है ना, लॉर्ड इरविन था। और उनके बीच में समझौता होता है, और जिसे बाद में चल के इन्होंने ना दिल्ली समझौते का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? दिल्ली समझौता का नाम भी इसे दिया गया था। थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत व्याख्या हो गई, आगे चल लेते, नहीं तो कहोगे कि यार इसी में पूरा टाइम ले लोगे क्या। देश में चट्टानों में पतली ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज चुंबकीय निम्न में से क्या कहलाती है? हालांकि देखिए थोड़ा सा मिस है मेरे हिसाब से ये, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर हम बात करेंगे इसमें तो डाइक एंड सील कहलाती है ये, आपको बता दूं ये ऑप्शन 4 इसके लिए सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंग्लिश में सही लिखा है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। वह विधि जो अधिगम स्थिति में वास्तविक स्थूलता प्रदान करती है वो निम्न क्या कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पे वास्तविकता स्थूलता प्रदान करती है कह रहा है, ध्यान रखिएगा। है ना, तो ये व्याख्या के द्वारा होगा, क्षेत्रीय पर्यटन के द्वारा होगा, नाटक के द्वारा होगा, या प्रदर्शन के द्वारा होगा, आपको ही बताना है। देखिए वास्तविकता कहाँ आती है, आप ये बताइए, वास्तविकता और स्थूलता। वास्तविकता क्षेत्र पर्यटन में भी आ सकती है, देखिए व्याख्या में तो नहीं आ सकती, व्याख्या में नहीं आ सकती है।
प्रदर्शन में भी आ सकती है, नाटकीय रूपांतरण में वास्तविकता उतनी आएगी नहीं, आ भी सकती है बट पर यहाँ स्थूलता के ऊपर भी बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें आ जाएगी आपके एक्चुअल प्रदर्शन करने में। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को डिस्प्ले करोगे, प्रदर्शन करोगे ना, तब ये चीज़ें निकल कर आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हम बात करें होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए भारत में जो होम रूल आंदोलन है 2 लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि कब किया गया था पहले बात कर लेते हैं। 1916 में बेलगाम है पुणे में, वहाँ पे पहली बार होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1916 में हुई थी भैया। कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी, है ना, बेलगाम में हुई थी। और किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, है ना, बीजीटी आप कह सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाद में ही एनी बेसेंट ने भी इसको किया। कब किया? 1916 में किया। कहाँ किया? मद्रास में किया। कहाँ किया? एनी बेसेंट ने मद्रास में किया। उन्होंने कहाँ किया भैया? मद्रास में किया उन्होंने। और कब किया? 1916 में किया। कब किया भैया? 1916 में किया। कहाँ किया? मद्रास में किया, 1916 में किया, ध्यान रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा प्रसिद्ध भक्ति संत थे जो मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे, आप ये बताइए। देखिए मेवाड़ परिवार से ये ताल्लुक रखते थे कह रहे हैं। और जब मेवाड़ की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नाम मीराबाई का आपने सुना ही होगा और आता ही है। और आपको जानते हैं कि मीराबाई के विषय में 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कृष्ण भक्त और कवित्री और संत भी थी जो मीराबाई थी। और इनके जन्म स्थान की बात करें तो राजस्थान में मेरे हिसाब से कुड़की गांव था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और कहीं ना कहीं ये सगुण कृष्ण भक्ति कर रही थी या उनसे जुड़ी हुई थी। और इनके पति का नाम था भोजराज। क्या नाम था? इनके पति का नाम था भोजराज। और ये मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे थे। ये भी आपको पता ही होना चाहिए। इसका सही जवाब मीराबाई होगा, इतना तो आपको पता लग ही गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला सर्वेक्षणकर्ता कौन था? मतलब पहली बार सर्वेक्षण किसने किया था? हालांकि ये बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला क्वेश्चन है नहीं। अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर होना चाहिए। एक बार आप बताइएगा। बाकी अलेक्जेंडर कनिंघम ही है, डोंट वरी अबाउट दैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1923 में जब स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, आप ये बताइए। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जब हम 1923 की बात करते हैं तो ये समय था 1 जनवरी का। 1 जनवरी 1923 का समय था। और इस समय स्वराज पार्टी की स्थापना जो थी ये मोतीलाल नेहरू जी और CR दास जी ने की थी। CR दास बोले तो यहाँ पे देश बंधु चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास, CR दास जिसे कहा जाता है, मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू जी और इन्होंने मिलकर की थी, याद रखिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर दीजिए, इट इज एब्सोल्युटली राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये विधि शास्त्र संबंधी जांच मॉडल के प्रतिपादक कौन है, आप ये बताइए। विधि शास्त्र संबंधी जांच मॉडल के प्रतिपादक कौन है? देखिए इसको बहुत ज़्यादा याद करने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो समझाने का बहुत ज़्यादा है नहीं। जेम्स सेवर आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सबसे पहले किसे चुना गया था? देखिए अगर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले किसे चुना गया था, प्रश्न ये आपका है। अच्छा क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। कब चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवंती के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी। अवंती का जो प्राचीन साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, आप ये बताइए। देखिए अवंती का जो प्राचीन राज्य है उसकी राजधानी है उज्जैन। क्या है भैया? उज्जैन इसके लिए सही जवाब है। किसी बच्चे ने लगाया तो बढ़िया लगाया है। स्वतंत्रता आंदोलन में किस कार्य के लिए उषा मेहता जानी जाती है? उषा मेहता किसके लिए जानी जाती है, आप ये बताइए। देखिए उषा मेहता जो जानी जाती है ये एक रेडियो चलाने वाली थी, मैं आपको बता दूं, है ना, पर गुप्त रूप से चलाती थी रेडियो। और ये भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का समय था, जब दौरान ये गुप्त रेडियो चलाने के लिए जानी जाती थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। अहमदनगर, है ना, अहमदनगर के प्रसिद्ध महिला शासक चांद बीबी किस वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? चांद बीबी ने। देखिए चांद बीबी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल दूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो जवाब आएगा मुगल और राइट आंसर ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुपया सिक्का सबसे पहले किस शासक ने जारी किया था? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रुपया सिक्का सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जारी किया गया था, ऐसा मानना है, जिसका समय बताया जाता है 1540 से 1545 में, है ना। ये सूर्यवंश के संस्थापक थे जिनका नाम है शेर शाह सूरी, ठीक है, के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उस समय लगभग अगर बात करेंगे तो 11.53 ग्राम का सिक्का जारी किया गया था रुपया का, और ये सिक्का चांदी का था। किसका था भैया? चांदी का बना हुआ था। किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। ऑप्शन 3 लगाइए भैया, शेर शाह सूरी। अब सोचिए, चांदी के सिक्के चलते थे भारत में, सोने के सिक्के चलते थे, ऐसा समय था। अब ये लूट लूट के सब ले गए भाई, बचा कुछ नहीं। अब लोहे के चल रहे हैं, ठीक है, स्टील के चल रहे हैं। आगे चलते हैं। विद्यालय में सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? है ना, विद्यालय में सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, आप ये बताइए। जवाब क्या आता है भैया? इसका जवाब आ जाएगा आपके पास, चलिए 2 ऑप्शन छुपे हुए हैं, पहली बात बता दूं, इसका आंसर आएगा सैद्धांतिक अवधारणाओं में ठोस अनुभव में अनुवाद करना। अर्थात देखिए क्या होता है, जो क्लासरूम पे आपको थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई जा रही है, उसको आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, कोई एक्सपीरियंस देके पढ़ाना। ठोस अनुभव मतलब जिसको आप दिखा के पढ़ाते हैं, जैसे बच्चा देखता है, छूता है, महसूस करता है ना, उसको ठोस अनुभव कहते हैं। तो उसके थ्रू पढ़ाना ये है ना। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि भैया जो भी हम मॉडल्स दिखा रहे हैं बच्चों को एक्चुअल दिखाएंगे। जैसे हम पृथ्वी दिखा रहे हैं तो ग्लोब दिखाएंगे, तो एक्चुअल बच्चा समझ पाएगा कि कैसी अर्थ होती है, कैसी पृथ्वी होती है। ये समझने का प्रयास करने का प्रयास करिएगा आप भी। ये कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए 2 या 2 से अधिक लोग जब एक साथ सीखते हैं तो उसे अवलोकन अधिगम नहीं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अवलोकन अधिगम क्या होता है? आप देख रहे हैं किसी को, देखकर सीख रहे हैं, वो अवलोकन अधिगम है। क्रियामूलक अधिगम में क्या होता है? आप किसी चीज को करके सीख रहे हैं। दलीय शिक्षण में क्या होता है? यहाँ पे दल में एक ग्रुप बैठा होता है, टीचर उस दल को पढ़ा रहा होता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ 2 या 2 से अधिक लोग साथ में सीख रहे हैं, तो एक्चुअली ये होगा सामूहिक अधिगम। क्या होगा? सामूहिक अधिगम होगा। ये सुनिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या योगात्मक मूल्यांकन का एक कार्य के रूप में शामिल नहीं है? अब देखिए, आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि योगात्मक मूल्यांकन के कार्य के रूप में क्या शामिल नहीं है। देखिए मैं 60 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराता हूँ, पर आप लोग बहुत ज़्यादा उस वीडियो को पसंद नहीं करते, मेरे साथ बहुत लॉन्ग हो जाता है। दैट इज़ वाई मैंने डिसाइड किया है कि 20 क्वेश्चन ही मैं आपको कराता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि 20 क्वेश्चन जो हम लोग करा रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखने का प्रयास करिएगा। और तमाम बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को एनसीईआरटी नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू में जाएगा, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी नोट्स उपलब्ध है। तो ये जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है एजुकेशन फॉर यू की, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही।